हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि इतने समय से चल रहे आंदोलन के बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है और एजुकेशन मिनिस्ट्री संभालते हैं, अभी तक उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि बीजेपी क्यों बचाना चाह रही है धर्मेंद्र प्रधान को। क्या इसके रीजंस हैं या कुछ राजनीतिक लाभ इनको मिलने वाला है जिस कारण से जो है इनका इस्तीफा नहीं हो रहा है। इन सभी मुद्दों के ऊपर, इन सभी विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि मामला है क्या। ये मामला जो है नीट यूजी 2026 पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो लाखों छात्र प्रभावित इसमें हुए हैं और जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। लगभग 32 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, है ना। कोकरोच जनता पार्टी बेसिकली इशू को लाइमलाइट में लेके आती है ज्यादा, जिससे बाकी देश भर से, मतलब पूरे देश भर से क्या हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। इनकी तीन प्रमुख मांगे रही हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा चाहिए, सोनम वांगचुक की रिहाई चाहिए, है ना। रिहाई कहाँ से होनी चाहिए भाई? हॉस्पिटल से, जो कि हो चुकी है। ये मांग इनकी मान ली गई है। और जो प्रभावित परिवार है उनको मुआवजा देना है, लगभग 1 करोड़ का कंपनसेशन देना है। कौन से परिवार प्रभावित हैं? जो नीट यूजी पेपर लीक में प्रभावित हुए हैं और जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। ठीक है। और अब क्या है भाई, आपको पता 2020 जुलाई से संसद का सत्र स्टार्ट हो चुका है, मॉनसून सत्र। तो लेकिन ये क्या हो रहा है, 4 दिन से लगातार क्या हो रहा है, ये दोनों सदन स्थगित हो रहे हैं, लोकसभा भी राज्यसभा। ठीक है। अब देखो क्यों हो रहा है। पहले आप एक टाइमलाइन समझिए। मई 2026 में क्या होता है, नीट यूजी परीक्षा आयोजित होती है और पेपर लीक के आरोप सामने आते हैं। फिर जून 2026 में क्या होता है, जंतर मंतर पर सीजेपी धरना देना शुरू करती है। और 20 जुलाई को क्या होता है भाई, चलो पार्लियामेंट, यानी कि संसद चलो मार्च स्टार्ट होती है। जिसमें क्या होता है, पुलिस और जो प्रोटेस्टर होते हैं, जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बीच में झड़प हो जाती है। जिसमें क्या होता है, जो काफी लाठीचार्ज हमें देखने को मिलता है बच्चों पर, जो कि पुलिस करती है, जिससे काफी घायल भी होते हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया जाता है। फिर 22 जुलाई को क्या होता है, संसद में गतिरोध शुरू हो जाता है। मतलब संसद आगे नहीं बढ़ पाता, चर्चा नहीं होती है ना। खरगे जो है वो इस्तीफे की मांग तेज कर देते हैं। और फिर 23 जुलाई, यानी बुधवार का दिन, पीएम मोदी जो है एक्स पे ट्वीट करते हैं, जहां पर वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा करते हैं। और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट होता क्या है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में चर्चा करी है अपनी प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। और 23 जुलाई के दिन में क्या होता है कि संसद फिर से स्थगित हो जाती है, और मतलब रुक जाती है। विपक्ष जो है अब भी इस्तीफे पर अड़ा हुआ है, चर्चा को तैयार नहीं है। अब देखो, विपक्ष और पक्ष को लेकर जो है ना तीखी बहस चल रही है। जैसे कि मैं बात करूं, सरकार का पक्ष क्या है। जैसे कि जो बीजेपी के जो नेता है, जो मंत्री है, रिजिजू, आ, वो कहते हैं कि जो सरकार है वो बहस को तैयार है संसद के अंदर पेपर लीक को लेकर। लेकिन विपक्ष जो है शर्तें लगा रहा है चर्चा करने से पहले। और जो प्रधान है वो कहते हैं कि कांग्रेस मुद्दा सुलझाने की बजाय व्यवधान कर रही है, दिक्कतें खड़ी कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना है। और पीएम मोदी जो है उन्होंने कहा कि भाई दोषियों को सजा देंगे हम, और फास्ट ट्रैक कोर्ट हम बनाएंगे। और तर्क क्या है भाई कि यहाँ पर बीजेपी जो सरकार है वो तर्क देते हैं कि जो गड़बड़ी वो सीमित है, लेकिन पूरा तंत्र दोषी नहीं है। आप पूरे तंत्र को दोषी मत दीजिए। बीजेपी पार्टी की नहीं है, कुछ जो लोग हैं जो इसमें शामिल है उनको कड़ी सजा दी जाएगी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन विपक्ष इस पे क्या कहता है, जो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, वो कहते हैं पहले इस्तीफा दें, फिर संसद में चर्चा होगी। और राहुल गांधी खुद जो है धरना दे चुके हैं जंतर मंतर के आसपास, जो पीएम मोदी का निवास है वहां पर। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने करी थी। और तर्क यहाँ पर इन्होंने विपक्ष जो है तर्क दे रहा है कि पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी जो मंत्री की है, तो उनको इस्तीफा जरूर देना चाहिए। और संसद में डिबेट से पहले वो इस्तीफा जो है उनकी एक पूर्व शर्त रही है विपक्ष की, जो कि चाहते हैं। अब आप देखिए, जो जो कि अभी आपको मुद्दा समझ आ गया, मुद्दा क्या, तो आपको ये समझ आएगा आपकी जो बीजेपी है उनके लिए प्रधान जो है सबसे बड़ा फायदा कैसे है। तो ये जो स्टेट का नाम है ओडिशा, ये आप जरूर याद रखना। ओडिशा की बात करें और धर्मेंद्र प्रधान की बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए, 24 साल का जो बीजेडी का शासन था वो 2024 में खत्म हो गया। फाइनली क्या है, जेपी जो है सत्ता में आती है उड़ीसा के अंदर। लगभग 1 लाख प्लस वोटों से जीत होती है 2024 के अंदर। और 15 साल बाद जो खुद चुनाव लड़े प्रधान, मतलब कि जो धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने खुद जो है 15 साल बाद चुनाव लड़ा है। ठीक है। अब आप एक चीज देखिए कि जो भाजपा की ऐतिहासिक जीत के आर्किटेक्ट है कौन, धर्मेंद्र प्रधान। तो 2024 में उड़ीसा में भाजपा ने जो है नवीन पटनायक, जो कि 24 साल से बीजेपी शासन
जो कि बीजेडी शासन में थे, है ना, बीजेडी पार्टी से थे, तो वो समाप्त कर दिया। और धर्मेंद्र प्रधान इस जीत के प्रमुख चेहरों में गिने गए हैं, क्योंकि वो उड़ीसा से ही बिलोंग करते हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में भी शामिल थे। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। और पूर्वी भारत में पार्टी के लिए यह उनका सबसे बड़ा राजनीतिक योगदान माना जाता है, जो पूर्वी भारत की राजधानी, क्योंकि पूर्वी भारत में आप देखोगे कि मतलब बीजेपी को सीट आती है लेकिन कम आती हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान को एक महत्वपूर्ण चेहरा माना जाता है अगर हम बात करते हैं पूर्वी भारत की, ये ओडिशा जैसे राज्यों की। अब पार्टी में ना गहरी जड़ें रही हैं धर्मेंद्र प्रधान की, तो इसलिए काफी वफादार मानते हैं बीजेपी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान को। देखिए, तो 2 पीढ़ी की वफादारी दर्ज हुई है बीजेपी के अंदर। कैसे? जो पिता है देवेंद्र प्रधान, वो वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो कह सकते हो धर्मेंद्र प्रधान को एक पारिवारिक राजनीतिक विरासत हासिल है, तो इसलिए उनका इस्तीफा नहीं हो रहा है। छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत करी, आपको पता है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि आपको आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखने को मिल जाता है ना। तो एबीवीपी आज भी सक्रिय है, तो उस टाइम पे जो है एबीवीपी में क्या थी, ये शुरुआत शामिल थे, यानी कि छात्र राजनीति से ही जुड़े हुए हैं ये। और एबीवीपी से इनका जुड़ाव माना जाता है, जो कि डायरेक्ट बीजेपी से कनेक्शन बताए जाते हैं। और फिर संगठन में लंबा सफर रहा और कोई भारी नेता ये नहीं रहे हैं, बल्कि एबीवीपी के ही छात्र रहे हैं, मतलब कार्यकर्ता रहे हैं, यानी फिर ये बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और संगठन प्लस सरकार दोनों में पकड़ रही है, मतलब यानी भाजपा के उन गिने चुने नेताओं में शामिल जो कि पार्टी, संगठन और सरकार दोनों में भरोसेमंद माने जाते हैं, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर देख लो या सरकार में काम के तौर पर देख लो, दोनों में एक भरोसेमंद ये माने जाते हैं। तो इसलिए जो बीजेपी जो है इनको खोना नहीं चाहती, अगर इनको खोएगी तो कहीं ओडिशा में जो इनकी सरकार है, कहीं जो सत्ता इनके पास है वो छिन ना जाए, तो ये भी एक देखा जाता है, इसलिए जो है इस्तीफा की मांग नहीं हो रही है। और भी बहुत सारे रीजन है जिनकी हम बात करेंगे। उससे पहले आप ये देखिए कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका रिकॉर्ड आप देखिए, हर बार इनको एक अच्छा मंत्रालय मिलता है, जैसे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मंत्रालय पे इन्होंने ऐसा काम कर रखा है, इस्पात मंत्रालय में काम कर रखा है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में भी इन्होंने काम कर रखा, और शिक्षा मंत्रालय जो कि वर्तमान है उसमें ये काम कर रहे हैं, जिसमें सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल भी। तो इतने अलग अलग और अहम मंत्रालय संभालना बताता है कि पार्टी नेतृत्व का, जो बीजेपी पार्टी है ना, उनका नेतृत्व का उन पर कितना भरोसा है ना, कि धर्मेंद्र प्रधान पर कितना ये भरोसा करती है, क्योंकि ये हर नेता को नहीं मिलता है, ये खास नेता को ही मिलता है। अब खास नेता का हम इस्तीफा मांगेंगे प्रोटेस्ट करके, तो ये कैसे एक संगठन, एक पार्टी सहेगी? अब देखिए, एक दिलचस्प विडंबना है। क्या विडंबना है कि 1997 में जो धर्मेंद्र प्रधान है वो खुद पेपर लीक के खिलाफ जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जिसमें क्या सक्रिय रूप से एक्टिवली शामिल थे, और इनको चोट वगैरह भी आई थी, लाठीचार्ज इन पे भी हुआ था। तो उड़ीसा में पेपर लीक के मामले में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज खुद जब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है और ये क्या है, लाठी पड़ रही है बच्चों को, तो इनको अपने दिन याद नहीं आते हैं। समझ रहे हो आप? तो एक विडंबना होती है ये। तो आज लगभग 3 दशक बाद वे उसी तरह के आरोप पेपर लीक को लेकर विरोध का केंद्र बने हुए हैं, जो खुद पहले कभी पेपर लीक के खिलाफ लड़ते थे। और देखिए भाई, ये पहली बार नहीं, 2024 का इतिहास भी आप देखो, जो कि पेपर लीक हुआ था, या मान लो कि जो नीट पेपर है, इसमें हमें कुछ गड़बड़ियां देखने को मिली थी, जब भी जो है इस्तीफे की मांग जो तेज हुई थी, बट इस्तीफा हुआ नहीं था। तो देखो भाई, 2024 में भी वही मांग हुई थी, जैसे कि नीट यूजी 2024 पेपर लीक विवाद में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा सहित कई दलों ने प्रधान के इस्तीफे की मांग करी थी। और लेकिन तब भी सरकार का रुख क्या रहा? प्रधान ने कहा था गड़बड़ी सिर्फ पटना के केंद्र तक सीमित है, मतलब कि उस टाइम में क्योंकि पटना के केंद्र था, वहीं पर ही गड़बड़ी हमें देखने को मिली थी। तो और 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, इन्होंने ऐसा कहा। तो सरकार ने क्लियर अपना रुख रखा कि भाई इस्तीफा किस बात का, सिर्फ एक केंद्र में हुई है, एक सेंटर में घटना ही हुई है ये। और और क्या हुआ, पुतले तक फूके गए। तो रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधान का पुतला जलाया और विरोध दर्ज कराया अपना। नतीजा क्या हुआ? इस्तीफा मिल गया? नहीं हुआ, इस्तीफा नहीं हुआ, क्योंकि भारी दबाव के बावजूद भी 2024 में मंत्री नहीं बदले गए। तो यही पैटर्न अब भी देखा जा रहा है, कितना विरोध प्रदर्शन होने के बावजूद भी जो है इनका इस्तीफा नहीं हो रहा है। आगे देखिए भाई, हम और अच्छे से अगर हम डेप्थ में जाएं कि भाई इस्तीफा ना देने की असली वजह क्या है, तो ये 5 बड़े फैक्टर हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला, मिसाल का डर। धरने के दबाव में झुकना, यानी कि भविष्य में हर विवाद पर यह रणनीति दोहराई जाएगी, मतलब कि बीजेपी थोड़ी कमजोर होती है हमें दिख जाएगी, क्योंकि धरने में जो ये बातें रखी जा रही है, अगर बीजेपी इसको मान भी लेती है, तो भविष्य में कोई भी विवाद होगा उस पर तो ये रणनीति जो है दोहराई जाएगी अपोजिशन के द्वारा। दूसरा जो फैक्टर आता है वो है सीमित गड़बड़ी नैरेटिव, यानी सरकार का रुख सिंपल सा है कि ये व्यवस्थागत नहीं, बल्कि इक्का दुक्का घटना है, ये बार बार नहीं हो रहा है, ये सिस्टमेटिक गलती नहीं है, ये कुछ लोगों की गलती है जिसको हम सुधार रहे हैं।
ये नैरेटिव बिल्ड करा रहे हैं, जिसके लिए काफी पेड कैंपेन भी चला रहे हैं, आपको ना पता हो तो। ठीक है, आपको हर एक दूसरा बंदा कहता हुआ दिख जाएगा कि रीनीट हो तो गया, अब क्या चाहिए, सरकार ने जिम्मेदारी ली तो, बल्कि इस्तीफा हमें देना चाहिए। क्योंकि आप देखो कि नीट पेपर, अगर एजुकेशन की बात करो तो वो नीट तक सीमित नहीं है भाई, हर लेवल पर जो है स्कैम है एजुकेशन के अंदर, तो ये बदलना चाहिए। और यही मेन कोर रीजन भी है प्रोटेस्ट का, कमजोर दिखने का डर। अगर क्या है, जो वरिष्ठ चुनाव जिताऊ नेता हटाना नेतृत्व कमजोर दिखा सकता है, मतलब कि जो उड़ीसा में सीट दिलवा सकता है, और उसी नेता को तुम हटा रहे हो, इसका मतलब कि जो कि एक वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, धर्मेंद्र प्रधान, तो वरिष्ठ और चुनाव जिताऊ नेता हटाना यानी कि नेतृत्व को कमजोर दिखा सकता है, इसलिए जो है नहीं हटा रही है, इस्तीफा नहीं दिलवा रही है भाई। उसके बाद है विकल्प रणनीति, तो इस्तीफे की जगह जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त सजा का आश्वासन दिया गया। जैसे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा भाई, ट्वीट करा सुबह, जहाँ पर उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करी, तो यहाँ पर जो है इस्तीफे की बात उन्होंने करी नहीं अपने ट्वीट में, तो बल्कि यहाँ पर जो है उन्होंने सख्त सजा का आश्वासन दिया है जो इसमें दोषी है। और पांचवा फैक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है ओडिशा फैक्टर, जो कि पूर्व भारत में पार्टी का सबसे मजबूत चेहरा जो है खोने का जोखिम नहीं लेना चाहती बीजेपी पार्टी। समझ रहे हो आप, तो ये कुछ रीजंस हैं, कुछ वजह हैं जो कि बीजेपी को धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देने से आप कह सकते हैं पीछे हटवाती हैं। और जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सब इन सोर्स का यूज करते हुए मैंने बताई है, कुछ भी बातें मैंने अपनी तरफ से जो है आपको नहीं बताई है, तो आप बिल्कुल जो है विश्वास कर सकते हैं हर एक बात पर जो मैंने आपको बताई है। और आगे देखिए, एक मंत्री का सवाल नहीं बल्कि एक राजनीतिक हिसाब अगर हम देखें, तो एक तरफ धरना, संसद ठप, जनता का गुस्सा, दूसरी तरफ पार्टी का सबसे भरोसेमंद ओडिशा विजेता चेहरा, यही टकराव तय करेगा कि आगे क्या होता है। मतलब कि आप एक तरफ देखो कि देश क्या चाह रहा है और लेकिन पार्टी क्या चाह रही है, तो दोनों के बीच में एक आप कह सकते हैं कि पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखो आगे क्या होता है, आपको क्या लगता है कि जो भाजपा को झुकना चाहिए, या सही रण क्या ये सही रणनीति है कि भाई वो कुछ जवाब नहीं दे रही है और बस कुछ एक्शंस लेने की बात करे? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।